हेलो साथियों, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षक वर्दी चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज शिक्षक वर्दी की बात करेंगे और आपके और अदर स्टेट जो एग्ज़ाम हैं या आपका रेलवे है या किसी भी अन्य जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। आज बात करेंगे आपके हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही छांट के लाया गया है आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ नया पढ़ा है। ठीक है, कुछ साथियों ने ये पढ़ रखा होगा लेकिन उन्हें इसमें नई नई चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और उन साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। बिल्कुल इस चैनल पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, तो अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। और जितने साथी वीडियो में अभी जुड़ चुके हैं वो क्या करेंगे, एक बार सभी वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कह सकते हैं, आप एक पेन पेपर हाथ में लेंगे आप ज़रूर, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो आप उसको नोट करते हुए बिल्कुल। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं इसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, व्यंजन होती है, स्वर होती है, वर्ण होती है। अब आपने पढ़ रखा हुआ है कि वर्ण होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है वर्ण है। अब मैं इसमें बता दूं कि अगर वर्ण नहीं दे रखा हो, क्या है ये नहीं दे रखा हो, तब आपको क्या लगाना है। देखिए, वर्ण की जगह पर अगर आपको कहीं भी ध्वनि देखने को मिल जाएगी, क्या है, ध्वनि देखने को मिल जाएगी, तो आपको क्या लगा देना है, ध्वनि लगा देना है। ठीक है, क्या है, ध्वनि लगा देना है। अब ध्वनि से भी अगर काम नहीं चले, मतलब ध्वनि नहीं दे रखी होगी, तब आपको क्या लगाना है, अगर आपको कहीं भी अक्षर देखने को मिल जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा, अक्षर देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या लगा देना है, अक्षर लगा देना है। ठीक है, समझ में आ बात आ रही आपके जो है, क्या है, बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर वर्ण नहीं दे रखा है, ध्वनि दे रखी है, तो आपको ध्वनि लगा देना है। और अगर ध्वनि नहीं दे रखी है, अक्षर दे रखा है, तो आपको अक्षर लगा देना है। ठीक है, अगर इन दोनों में, अब मैं आपको फिर बता दूं कि अगर अक्षर दे रखा है या वर्ण या ध्वनि में से एक दे रखा है, तो आपको इन दोनों के साथ जाना है। ठीक है, प्राथमिकता किसको देनी है, वर्ण दे रखा है तो वर्ण देनी है, ध्वनि दे रखी है तो ध्वनि देनी है, और अक्षर दे रखा है तो अक्षर देनी है। ठीक है, प्राथमिकता हमेशा वर्ण को देनी है। अब ये याद रखना है कि वर्ण, देखिए मैं फिर दोबारा से आपको समझा दूं यहाँ पर, बस इसी क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि 2 से 3 तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। वर्ण दे रखा है, अगर वर्ण के साथ साथ ध्वनि भी दे रखी है, ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर वर्ण के साथ साथ ध्वनि दे रखी है, तब आपको क्या लगा देना है, आपको ध्वनि लगा देना है। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा, ये बात समझ लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं वो एग्जाम में यही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं कि अगर ध्वनि दे रखी होगी और वर्ण दे रखा होगा तो वो क्या वर्ण को लगा के आते हैं, लेकिन वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी, मतलब जहाँ से अब आपकी भाषा स्टार्ट होती है वो आपकी ध्वनि से ही स्टार्ट होती है। जब हम ऐसे मान लीजिए, अगर वर्ण एकदम से तो आया आया नहीं है, जब हमने बोलना शुरू किया है, एक दूसरे के सामने बोला है, ध्वनि के रूप में प्रयोग किया है, तभी तो वो वर्ण के रूप में है। मतलब जो लिखित रूप में प्रयोग किया गया है वो आपका वर्ण है, और बोलने के रूप में जो है वो आपका ध्वनि है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर होगी, समझ में आ गई, तो एक बार क्या वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, वर्णमाला के वर्णों के समूह को, या ऐसा करके कोई पढ़ रखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट आपको जानना है परिभाषा क्या होती है, तो इसमें देख रखा है शब्द शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यंजन को, संकलन को। देखिए, मैं यहाँ सारी चीज़ बता रहा हूँ, ऑप्शन से ही मतलब नहीं है। वर्णों तथा व्यंजनों को, स्वरों तथा व्यंजनों को, शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, इस प्रकार को देखने को मिल जाएगा। वो आपको कोई भी नहीं लगाना है। क्या लगा देना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कहीं भी आपको देखने को मिल जाए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित क्यों कहा गया, ये देखिए समझ लेंगे। व्यवस्थित इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर आपको स्वर एक स्थान पर मिलेंगे, व्यंजन एक स्थान पर मिलेंगे, अयोगवा वर्ण होंगे वो अपने एक स्थान पर मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे वो अलग स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार जो डिवाइडेशन, मतलब व्यवस्थित करके जो वर्णों को रखा गया है, वो आपका क्या, वर्णमाला कहलाता है। समझ में बात आ रही है। जैसे स्वरों को हमने पहले रखा है, यहाँ पर स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं।
क्या होते हैं हमारे 11 होते हैं, कुछ 13 लगाते हैं साथ ही। तो 13 तब होती है जब वो ध्वनि होती है, क्या है, जब ध्वनि हमारी होती है वो 13 होती हैं जिनमें आपके अवयव जुड़ जाते हैं। समझ लें आप बात, क्या है, आप बात को समझ लेंगे कि अगर ध्वनि की बात आ जाएगी, ध्वनियों की संख्या कितनी है तो आप 13 लगाएंगे, और स्वरों की बात कहीं भी आ जाएगी तो आपको 11 लगा देना है, ठीक है। क्योंकि ये साथ ही हमारे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13 दे रखा है स्वर और 11 दे रखा है, तो कभी 13 भी सही होता है। तो 13 जब सही होगा, अगर कुल स्वरों की बात आ जाएगी, कुल स्वर या ध्वनियों की बात आ जाएगी तब आपको 13 लगा देना, लेकिन स्वर की बात आ जाएगी तो आपको 11 लगा देना, ठीक है। व्यंजन की भी बात करूंगा, व्यंजन आपको 33 कहीं देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वर्णमाला की मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरी डिफाइन करके वो पूरा समझाया गया है बिल्कुल, ठीक है। तो व्यंजन की बात आ जाएगी तो कहीं भी 33 लगाएंगे। अब टोटल 52 की बात आ जाती है कि स्वर और व्यंजन मिला के 52 होते हैं, तो ये मैंने पूरी इसकी सारी चीज़ें बता रखी है कैसे 52 बैठते हैं, तो उसको जाकर जरूर देखेंगे। अगर मैं सारी चीज़ यहीं बता दूंगा तो आप वहाँ जाकर नहीं देखेंगे, ठीक है। जो जो मेरे बस का है, मतलब यहाँ पर जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बिल्कुल इसके लिए अब वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। 52 है, तो 52 जो वर्ण हैं उनको व्यवस्थित रूप में रखा गया है, वो आपका वर्णमाला में आता है, ठीक है। चलिए, कभी भी आपको देखिए समूह में आ जाए, वर्णों के समूह को या इस प्रकार का आ जाए, वो नहीं लगाना, व्यवस्थित समूह को, ये आपको याद रखना। मतलब एक पॉइंट याद रखना है, एक एक जो वर्ण है वो याद रखना, व्यवस्थित, ठीक है। तो वर्णमाला उसे ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला बात करेंगे। अगले आपके निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब देखिए कंठ्य ध्वनि मैंने बता रखी है, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। उच्चारण स्थान से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम है, यूपीएससी है, यूपी पुलिस है, या आपका देखिए यूपी टेट, सी टेट है, ठीक है। इनमें आज आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। सुपर टेट भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। चलिए, तो कंठ्य ध्वनियाँ देखिए, कंठ्य ध्वनियाँ मैंने बता दी। का से देखिए, का देखिए शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। का से आपका का वर्ग आता है, का से आपका का वर्ग आता है। तो का वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं मैं बता दूं, देखिए आपके जो वर्णमाला है, अभी मैंने अभी आपको बताया था, तो वर्णमाला में हमारे जो है 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में हमारे 25 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्या है, 25 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग याद रखेंगे। अब 5 वर्ग कौन से होते हैं देखिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे। 5 वर्ग हैं हमारे, ये आप नोट रखेंगे। अगर बात आ जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने, तो आप 25 बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी टेट 2019 में आया हुआ है कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन करके पूछ रखा है, लेकिन अब की बार आपका अगर सी टेट में पूछे या यूपी टेट में पूछे कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं और कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों में आते हैं। 5 वर्ग की बात कर रहे हैं। 5 वर्ग कौन से होते हैं आपके, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है, ठीक है। जैसे काका काका अंगा, चा छा दादा जिया, टाटा टाटा ना, ताता दादा ना, पाफा बाबा माँ, ठीक है। तो ये आपके 25 व्यंजन होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। व्यंजन, अगर देखिए व्यंजन की बात आ जाएगी, वर्ण की बात आ जाएगी, ध्वनियों की बात आ जाएगी, कन्फ्यूज नहीं होना है, केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रखा है, ठीक है। तो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। का वर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है, कंठ होता है। तो का वर्ग वाले कौन से देखिए, का खा होता है, या रा होता है, या चा चा जा होता है, टा अड़ा होता है। तो बताएंगे बिल्कुल, मैंने अभी आपको बता दिया कि का खा गा घा अंगा ये आपके क्या होते हैं, कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। कंठ्य व्यंजन आ जाता, कंठ्य वर्ण आ जाता, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ कहीं भी कंठ की बात आ जाएगी, पूछ रखा है कि कौन से होते हैं, तो आपको का वर्ग लगा देना है पूरा, का खा गा गा अंगा। अगर यहाँ पर गा आ जाता, घा आ जाता, तब आपको इसी में से ही लगाना था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए ये भी आपका उच्चारण स्थान से आपका क्वेश्चन आ गया कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो ये भी मैंने आपको करा रखा है डिटेल में बिल्कुल। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, क्या होते हैं, मूर्धा से जो बोले जाते हैं। मूर्धा से कौन से, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप, वर्ग के हिसाब से याद रखेंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से उस चीज़ को समझ लेंगे। तो टा वर्ग जितना भी होता है हमारा, वो आपका मूर्धा से बोला जाता है। क्या है, टा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। जो आपके टा ठा डा ढा अणा, ठीक है। क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समझ लेंगे। टा ठा डा और ढा और अणा, ठीक है। तो ये आपके 5 वर्ण हैं, ये आपके किससे, मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण या ध्वनियाँ कहलाते हैं, ठीक है। क्या है, मूर्धन्य वर्ण या ध्वनियाँ आपके ये कहलाते हैं, ठीक है।
अब इसके साथ साथ देखिए कहीं भी रा आ जाएगा तो आपको क्या लगाना है, ये भी आपका मूर्धा से ही बोला जाता है, मतलब मूर्धन्य ध्वनिया में ही आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। अब देखिए टा ठा की बात करी हमने, टावर की बात करी, देखिए कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें डा और ढा दे रखा है, यहाँ पर आपका टा और ठा दे रखा होता तब भी आपको यही लगाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो अल्प प्राण मैंने एक कोड बताया था, एक सूत्र बताया था, कितना 135। क्या है 135। अब कहेंगे सर 135 क्या चीज़ है, ये हमें पता नहीं, तो बिल्कुल समझेंगे। तो अभी मैंने आपको 5 वर्ग बताए, तो वर्ग आपके 5 क्रम से होते हैं, काचा टा ता पा, मतलब का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपके क्रम से लगे होते हैं, जिसमें आपका पहला वर्ण आपका का होता है और दूसरा वर्ण आपका गा होता है और पांचवा वर्ण आपका अंगा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका पहला वर्ण आएगा पूरे वर्ग में, तीसरा वर्ण आएगा पूरे वर्ग में और आपको पांचवा वर्ण आएगा, वो आपके क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो ये याद रखेंगे 135 जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्पप्राण होता है। समझ में बात आ गई आपके। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपको देखिए कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो देखेंगे क्या है, छा। देखिए चा और छा, तो ये आपको देखिए दूसरे में आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि हमने 135 बात करी थी। था, ता था, देखिए दूसरा आ रहा है, ये नहीं लगाएंगे। पा फा, ये भी दूसरा है, ये नहीं लगाएंगे। तो का है, का आपका पहला है और गा आपका तीसरा है, तो पहला और तीसरा है, इसमें आ रहा है कौन से में, अल्पप्राण में। ठीक है, समझ में बात आ गई। अगर इसमें अंगा भी दे रखा हो तो मतलब पांचवा वर्ड भी दे रखा हो तब आपको कंफ्यूज नहीं होना था। ठीक है, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ड आपका अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, देखिए महाप्राण भी यही समझा था। तो महाप्राण में देखिए 135, आप अल्पप्राण में 135 समझा, महाप्राण में जो बच गए आपके वो आपके क्या होते हैं, महाप्राण में होते हैं। देखिए मतलब दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आता है। ठीक है, तो आगे भी हम बताएंगे। देखिए महाप्राण अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, सारी चीज़ नोट करते हुए चलेंगे। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। अब देखिए नासिक व्यंजन से भी क्वेश्चन आता है, या अनुनासिक है, नासिक व्यंजन है, तो इस प्रकार देखिए पूछ लेता है, तो बिल्कुल समझ लेंगे। तो अभी हमने देखिए वर्ग पढ़े थे, तो इनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझने में थोड़ा क्या हेर फेर हो जाता है और क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो नासिक व्यंजन में कुछ याद नहीं रखना है। जो आपका पंचम वर्ण है, जो पांचम वर्ण आता है, जैसे अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है और माँ है। ठीक है, जैसे ना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखेंगे आप ना माँ। देखिए यहाँ पे पहले शुरू से लिख देता हूँ मैं, अंगा है, इया है और अड़ा है और ना है और माँ है, ये आपके नासिके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, या फिर नासिके वर्ण, नासिके ध्वनि, मतलब इस प्रकार देखिए ये आपको क्रम मतलब जो शब्द चेंज कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नासिके की बात आ जाएगी, जैसे कंठ की बात करी थी, कंठ मूर्धा, ये चीज़ बस याद रखनी है, उसके अलावा कोई याद नहीं रखना है। तो नासिके की बात आ रही है, तो नासिके वर्ण कौन से होते हैं, आपके जो पांचवा वर्ण होता है, हर वर्ग का पांच वर्ण वो आपका क्या होता है, नासिकीय व्यंजन में आता है। ठीक है, तो इनमें से कहीं भी आपको देखिए कुछ देखने को मिल जाएगा तो आपको नासिके लगा देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, तो कह देंगे सर ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, इया। ठीक है, क्या है, इया। समझ में बात आ रही, चलिए समझ में आ रही है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। जी हाँ, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन 60 के लेके आ रहे हैं, तो आप भी इतना कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो आपके लिए बेहतर रूप से लाई जाए। ठीक है, चलिए ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए अय वर्ण मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपके संस्कृत, आपके जैसे अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट या सुपर टेट, किसी की स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए संस्कृत, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, और हिंदी, ये दोनों के लिए क्या काम करेगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो क्या नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ है, कंठ, तालव्य। तो बिल्कुल ये तो आपको मैंने देखिए उस वीडियो में पढ़ा रखा है, कंठ और तालव्य। अब इसमें देखिए नई चीज़ क्या है कि आपको अगर इस प्रकार का दे रखेगा कंठ और तालु, क्या है, कंठ और तालु, मतलब इसमें जोड़ प्लस करके दे रखेगा, तब भी आपको ऑप्शन ये लगाना है। ठीक है, तो कई एग्जामों में ऐसा भी पूछ लेता है कि कंठ प्लस तालु ऐसे करके पूछ लेगा, और ए और ए किससे बोले जाते हैं, तो कंठ और तालु आपको लगाना है। ठीक है, इनको कंठ तालव्य भी कहते हैं, कंठ और तालु भी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंठ और तालु दोनों से ही बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें दो चीज़ें बताऊंगा, पहले तो अयोगवा वर्ण जान लेंगे कौन सा है, तो आ है,
छोटा बड़ा है या ई है बड़े मतलब बड़ी है, और ऊ है बड़ा ऊ है, या अंग और अ है। तो बिल्कुल बता देंगे, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, अंग और अ है। ठीक है, अब इसमें जो चिन्ह पूछ लेगा कि योग व चिन्ह कौन से हैं, तब आपको ये बस ये याद रखना है, जिसमें जो अंक की बिंदी है जो ऊपर लगी हुई है, और ये आपका विसर्ग कहते हैं इसको, तो ये भी आपके अयोगवा में आते हैं। ठीक है, चिन्ह की बात आ जाएगी तो आपको ये लगा देने हैं, और अगर वर्ण की बात आ जाएगी तो अंग और अ ये लगा देने हैं। ठीक है, संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन आता है अयोगवा वर्ण कितने हैं, तो 2 लगाएंगे। संस्कृत में आपके 4 होते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं संस्कृत वीडियो में, संस्कृत वर्णमाला पढ़ा रखी है। संस्कृत की बात आएगी तो अयोगवा 4 लगाएंगे। हिंदी वर्णमाला की बात आ जाएगी, अयोगवा कितने होते हैं, तो 2 हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन अगली बात करें, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। अब देखिए द्वितीय व्यंजन आप पढ़ेंगे तो द्वितीय व्यंजन में आपको बता रखा है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। जिस वर्ण में आधा वर्ण आएगा, कोई भी आधा, दोबारा लिख देते हैं, जिस वर्ण में आधा वर्ण आएगा और उसी का ही मिलता जुलता पूरा वर्ण आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, द्वितीय व्यंजन में आते हैं। अब देखिए जैसा एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, जैसा आपका इसी में ऑप्शन देख लेते हैं, तो दिल्ली आपका क्या है, द्वितीय वर्ण कहलाएगा, द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, कुछ भी समझ लेंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं धोखे से भी बोल जाता हूँ कि वर्ण है, तो वर्ण को आपको ये नहीं लेना है कि वर्ण बोल दिया है। क्वेश्चन में अगर ऐसे मिसप्रिंट भी होता है, व्यंजन के वर्ण भी आ जाता है, तब आपको केवल पहला जो शब्द दे रखा है उसको याद रखना है, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, उससे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने कंठ ध्वनिया या कंठ व्यंजन, कंठ वर्ण, तो वो पीछे से मतलब नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको पूछ किससे रखा है वो आपको याद रखना है। तो द्वितीय की बात आ रही है, तो जब कहीं भी आधा वर्ण और पूरा वर्ण दोनों आते हैं, तब आपके वो क्या होते हैं, द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे मामा है या चाचा है, इनमें आपको कन्फ्यूजन होना है, ये आपके द्वितीय व्यंजन नहीं कहलाते हैं। क्या नहीं कहलाते हैं, तो समझ रहे हैं, आधा वर्ण भी आना चाहिए उसमें। क्या है, जैसे आपका दिल्ली में आधा ला है और फिर पूरा ला है, ये आपके द्वितीय व्यंजन में आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि सा 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 कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे जरूर, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो क्या है। अब संघर्षी की बात करेंगे, संघर्षी में आपके ये आते हैं, क्या है, ये आते हैं। अब इनके साथ साथ संघर्षी को क्या कहते हैं, देखिए ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, सॉरी, देखिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी आपकी 4 होती है, क्या होती है, संख्या इनकी 4 होती है। समझ में बात आ गई। संघर्षी की बात आएगी तो क्या लगा देंगे, सासा साहा, और इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर स्पर्शी भी बता दूं कि स्पर्शी कौन से होते हैं, जो मैंने बताया आपको, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक। ठीक है, क्या है, का वर्ग से पा वर्ग तक 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या आपका वर्गीय व्यंजन। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्पर्श संघर्ष की बात करेंगे तो चा, छा, जा, झा और इया, ये आपके क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। क्या है, स्पर्श संघर्षी होते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। स्पर्शी आपका का से लेके पा वर्ग तक से, और संघर्षी आपके सा सा साहा, सॉरी हाँ, संघर्षी आपके क्या है, सा सा साहा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन भी इनको ही कहते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ बताता हूँ चलता हूँ। स्पर्शी की जगह वर्ग भी दे रखा होगा। ठीक है, और इनकी जगह पर अगर ऊष्म दे रखा है तब भी याद रखना है। अगर वर्ग की बात आ जाए तो 25 लगाएंगे, और ऊष्म की बात आ जाए तो आप 4 लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित मतलब जो आपके ज़्यादातर आपके इसमें प्रयोग की जाती हैं, वो आपके क्या लगा देंगे, खा और गा। क्या लगाएंगे, खा और गा, ये आपका इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो क्या बताएंगे, घोष वर्ण। आप देखिए ये जान लेंगे घोष और अघोष क्या होता है। तो पहले आप अघोष देखेंगे, अघोष क्या कहते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं अघोष। तो इसमें बस आपको याद रखना है 123, क्या है, 123। और यहाँ पर अगर कहीं घोष की बात करेंगे तो अब क्या रखना है, 45, क्या है, 45। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। अभी मैंने कोड आपको अल्पप्राण महाप्राण में बताया था। तो इसी प्रकार आपको घोष और अघोष में पहचानना है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो वर्ण है वो आपका घोष के अंतर्गत आता है, और चौथा और पाँचवा आपका क्या होता है, घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें हम वर्ण देख लेंगे कौन सा आपका इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो घोष की बात यहाँ पर मैंने करी है, तो घोष में हमारा चौथा और पाँचवा वर्ण आना चाहिए। तो का खा, देखिए ये दूसरा है, ये बात नहीं आ रही आपकी। चा आपका पहला नहीं लगाएंगे। माँ की बात करेंगे, पाफा बाबा माँ, मतलब पाँचवा वर्ण है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब टा की बात करें, टा आपका पहला है, ये ठा है या डा है, कोई भी है वो आपका नहीं होगा। मतलब तीसरे वर्ण तक अगर कोई भी वर्ण आएगा वो आपका घोष नहीं कहलाएगा। चौथा और पाँचवा वर्ण होगा तो वो आपका क्या होगा, घोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो क्या लगाएंगे, खा है, धा है, या देखिए भा है। अब देखिए ये आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, तो यही आपका आंसर सही होगा। मतलब भा में जो जुड़ा हुआ, मतलब किसी भी वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जो जुड़ा हुआ होता है वो आपका अमानक होगा, मतलब इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ लेंगे। कुछ आपको देखिए वर्ण देख कर ही पता चल जाएगा, कुछ अटपटा सा आपको महसूस होगा, वो आपका अमानक में आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला कि का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं, या दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो बताएंगे अरबी फारसी की हैं। क्या है, अरबी फारसी। अगर यहाँ पर उर्दू की बात कहीं भी आ जाएगी तब भी आपको यही लगा देना है। देखिए किसी प्रकार पूछ ले क्वेश्चन, गलत नहीं करना है। तो अरबी में अगर नहीं दे रखा है कभी बाय द वे, तो आपको उर्दू लगा देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए चार वर्ड देखें, चार की जगह अगर कोई भी दो दे रखे होते फिर भी पूछ लेता, तब आपको यही लगाना था, अरबी फारसी। ठीक है, चलिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, या कुल वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, या मूलतः वर्ण आपके कितने होते हैं वर्णमाला में, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। स्वर हमने कितने बताए थे, 11 बताए थे, प्लस आपके अयोगवा हो गए। तो इस प्रकार जो आपके जुड़ते चले जाते हैं, इसमें ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, सारे लगा के आपके कुल वर्ण के लिए कितने कहलाते हैं, 52 कहलाते हैं। क्या, 52 कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 11 तो सर स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, तो ये तो आपके कितने हो गए, ये आपके कितने हो गए, 44 हो गए। क्या हो गए, 44 हो गए। अब कहेंगे सर 6 कहाँ आ गए, तो 6 तब हो जाते हैं जब आपके दो अयोग आ जाएंगे और आपके संयुक्त व्यंजन इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या है, संयुक्त व्यंजन जुड़ जाएंगे। मतलब जितने भी वर्ण आपके रह जाते हैं बाद में, जो कि आपके स्वर या व्यंजन में नहीं जुड़ पाते हैं, वो आपके सारे लगा के 52 आपके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कितने लगाएंगे, 52 लगा देंगे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी भी 44 दे रखा होगा या आपका 46 दे रखा होगा, ऐसे ही आपको दे रखा है, 52 भी दे रखा है। लेकिन आपको क्वेश्चन याद रखना है, कुल वर्ण की बात आ जाएगी, ये समझ लेंगे, ये क्वेश्चन आपका आता है, गलत करके जाते हैं ज़रूर। कुल वर्ण की बात आ जाएगी, मूलतः वर्ण की बात आ जाएगी, तब आपको क्या लगा देना है, 52 लगा देना है। या आ जाएगी स्वर तथा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपको 44 लगा देना है। ठीक है, और 46 दे रखा है तो 46 लगाना है, क्योंकि स्वरों में आपके अयोगवा भी कभी कभार जुड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो मूलतः वर्ण की बात आ जाएगी तब 52 लगाना है, कुल वर्णों की बात आ जाएगी तो 52 लगाना है। और अगर ऐसे नॉर्मली पूछ लेगा कि वर्णों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तब आपको 44 46 अगर दे रखा है तो लगाना है। ठीक है, कुल की बात है, कुल में आपके सारे आ जाते हैं, तब आपको 52 लगा देना है। ठीक है, समझ में बिल्कुल आ रही होगी आपके, मैं आशा कर रहा हूँ। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये भी आपका आता है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो बिल्कुल आपको पता है कितने संयुक्त वर्ण के। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन की वर्ण भी दे रखा है, तो मैंने आपको बताया ना, वर्ण दे रखा हो, व्यंजन दे रखा हो, या कोई भी स्वर दे रखा हो, ध्वनि दे रखी हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आपके पीछे आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन आपका जो पहला शब्द है जिसका रिलेट उससे कर रहा है, ठीक है, वो याद रखना है। तो संयुक्त वर्ण की बात आई तो छा लगाएंगे। इसके साथ साथ आपके 3 और आते हैं, आपको शायद पता होगा। छा होता है, आपका त्रा होता है, और ज्ञा होता है, और आपका सिरा होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 होते हैं जो आपके संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में आपकी इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो ये संस्कृत में आपके नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, यह दोनों में समझाता हुआ चल रहा हूँ, संस्कृत में आपके नहीं जोड़े जाते हैं। हिंदी में संख्या आपकी निश्चित होती है, 4 होते हैं, छा त्रा ज्ञा सरा। ठीक है, तो ये इनसे भी आपका देखिए, अभी यहाँ पर 6 रखा है,
ज़्यादातर ज्ञा से भी पूछ लेता है, क्या है, ज्ञा से भी पूछ लेता है ये आपका कौन सा वर्ण कहलाता है, तो संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में बात आएगी। चलिए क्वेश्चन अगला है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का है, छा है, त्रा है या ज्ञा है, तो बिल्कुल क्या लगा देंगे, का के बाद। ठीक है, शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छा के का के बाद आता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, का आप लगा देंगे, ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ये देखिए योग से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल समझ लेंगे कि जा प्लस या। अब देखिए जा, अब देखिए इसमें देखिए सब एक से आपको मालूम पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेन चीज़ जो समझनी है वो आपको क्या समझनी है कि कोई भी वर्ण दे रखा है उसके साथ हलंत लगा हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। पहले आप समझ लेंगे, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है वो आपका सही है। मतलब कोई भी वर्ण है उसके साथ अगर ये देखिए चिन्ह में लगाया, ये आपका हलंत है। कोई भी वर्ण जो हलंत के साथ मिलता है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब देखिए और मैं देखिए ये तीनों आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देख लूँ, तो जा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, तो इसके साथ दे रखा है, तो ये आप लगा देंगे। लेकिन ये भी समझ लेंगे किसके योग से बनना है, तो जा और इया मिला के आपको ज्ञा बनता है। और इनके साथ साथ तीन वर्णों की बात कर लूँगा जो हमने अभी पढ़े थे, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये आपके कैसे कैसे बनते हैं, ये का बनेगा और शा बनेगा। अब आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ये आपको गलत माना जाएगा जब तक कि इस पर हलंत नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। त्रा की बात करेंगे तो ता और रा, क्या है, ता और रा, जिसमें हलंत होगा, तो ये आपका इससे रिलेट हो गया। ज्ञा का मैंने बता दिया, श्रा का आपको बताएंगे, सा होगा सिटी वाला और रा होगा जिसमें हलंत होगा, वो आपका श्रा कहलाएगा। ठीक है, तो ये चारों मैंने बता दिए, इनसे भी अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अगला है कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण अभी बताया था मैंने, बिल्कुल आप बताएंगे क्या है, 123। क्या है, 123। तो ये आप क्या है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, ये आंसर आप कमेंट में करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया। ठीक है, तो इसमें देख के बताएंगे अघोष वर्ण कौन सा है। चलिए तो क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन 20 देखेंगे कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बिल्कुल मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पीछे बिल्कुल बता दिया था। क्या, का के वर्ण में इतना बता रहा हूँ कि का वर्ग में ये आपका आएगा, क्या है, का वर्ग में ये आपका आएगा। तो ये मैं आपको कमेंट में देखूंगा और अगली वीडियो में उन दोस्तों का नाम लूँगा जिन्होंने आपका आंसर इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं इनका आंसर सही दिया है, अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, कि इन्होंने आपका आंसर सही किया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ साथियों को आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या है वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने साथियों के साथ, जिससे कि और बेहतर से बेहतर आपकी वीडियो को लाया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।